नमस्कार, जय हिंद। SRJ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का हम मैप देख रहे थे और उस मैप के अंतर्गत हमने बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जिला, इन दोनों जिलों को कवर कर लिया है। ठीक है। अभी लेकिन अब कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर ऐसे अलग अलग जिलों को पढ़ने के चक्कर में ना हम हौच पौच हो जा रहा है, पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है हमको, ऐसा मैसेज आ रहा था मुझे लोगों का। तो देखिए, कैसे पढ़ाना है ये तो मुझे पता है ना। आप बस फॉलो करते चलिए उस चीज को। देखिए क्या होता है ना, एक एक जिले को हम पढ़ रहे हैं तो कौन सी रोड कहां से आ रही, क्या जा रही, हाँ इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन भाई हम एक एक जिले को पढ़ने के बाद जैसे एक संभाग हमारा कंप्लीट होता है ना, तो उस संभाग को पूरा उसका मैप बना के फिर उस संभाग में जितने भी हमने इंडिविजुअली जिलों को पढ़ा है उन सारे चीजों को फिर उसमें प्लॉट करेंगे उस पूरे संभाग के मैप में, फिर उसको कनेक्ट करेंगे, तब देखिएगा कितना अच्छे से कनेक्ट होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, एकदम आराम से काम होके पढ़िए। और अभी फिलहाल अगर एक जिला हम पढ़ रहे हैं तो आप एक जिले पर ही कंसंट्रेट कीजिए, उसको जोड़ने का काम मेरा है, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमको पढ़ना है बीजापुर जिले के बारे में। बीजापुर, देखिए चलिए थोड़ा सा आपको कनेक्ट भी करवा देते हैं उसी चीज से। कुछ इस तरह से मैप बनेगा ऐसा। चलिए इसको बांट लेते हैं जिले में, तो कुछ चलिए ये बन गया हमारा बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, उसके बाद नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर। ठीक है, ये बन गया हमारा बस्तर संभाग। अब हमने क्या पढ़ा था कि नेशनल हाईवे नंबर जो 63 है, ये आती है जगदलपुर, जगदलपुर से फिर आती है इधर गीदम, और गीदम के बाद फिर इधर बीजापुर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आती है, इस तरह से, है ना। तो देखिए ये अलग अलग जिलों को हमने पढ़ा ना, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन जब ऐसे संभाग का मैप बना के जब हम पूरे को एक साथ लेंगे ना, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन का कोई छोटा सा भी चांस नहीं बचेगा, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं बीजापुर जिले के बारे में पढ़ना। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए, बीजापुर, तो बीजापुर जिले का मैप कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से हमारा जो बीजापुर जिला है वो बनता है। ठीक है, और बीजापुर के बाजू में यहाँ पे दंतेवाड़ा, इधर बस्तर। ठीक है, आप इमेजिन करके चलिएगा। तो इस तरह से यहां पर एक सड़क आती है ऐसे करके, और ये सड़क जो है वो पहुंचती है सीधे जिला मुख्यालय में। अब जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बीजापुर जिला का जिला मुख्यालय है बीजापुर। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर, इतना आप याद रखिए। कनेक्ट हो रहा है, बस्तर से ये सड़क आ रही है, याद रखिएगा, जगदलपुर क्रॉस करके फिर दंतेवाड़ा जिले में गीदम से फिर ये सड़क आ रही है इस तरह से। ठीक, चलिए बात करते हैं बीजापुर जिला। तो बीजापुर जिले का जो गठन है ये हुआ था 7 मई सन 2007 को। कौन से जिले से अलग हुआ था ये, तो ये हुआ था दंतेवाड़ा जिले से। दंतेवाड़ा जिले का कुछ पार्ट जो है वो अलग करके सन 7 मई 2007 को इसको बनाया गया था एक नए जिले के रूप में। ठीक है, इसके पड़ोसी अगर जिलों की हम बात करें तो आप इतना याद रखिएगा कि कांकेर जिला को छोड़कर, सिर्फ बस्तर संभाग में सिर्फ कांकेर जिला को छोड़कर सारे जिलों को ये जो बीजापुर है हमारा ये टच करता है। ठीक है, जैसे बात करें तो ऊपर में है नारायणपुर, नारायणपुर के बाद फिर कोंडागांव, कोंडागांव के बाद फिर यहां पे ये टच करेगा बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा।
इस तरह से सारे जिलों को टच करेगा, पांचों जिलों को टच करेगा, सिर्फ कांकेर को छोड़कर। और इधर वाला जो इसका हिस्सा है महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक, क्लियर यहां तक की बातें? कुछ भाग महाराष्ट्र को, कुछ भाग तेलंगाना को। तो इस तरह से 5 जिलों और 2 राज्यों, याद रखिएगा 5 जिलों और 2 राज्यों को टच करता है हमारा बीजापुर जिला। ठीक, चलो तो इस रोड में हम फिर से वापस आ जाते हैं। यह है हमारी नेशनल हाईवे नंबर 63, NH 63। ये पहुंचती है बीजापुर, जो कि जिले का हेडक्वार्टर है ना। उसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ती है और ये एक जगह पर पहुंचती है जो कि है हमारा भोपालपट्टनम। बीजापुर भोपालपट्टनम। ठीक है, ये पी को अगर हम रब कर दें तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और यहां रास्ते में जैसे ही ये बीजापुर पहुंचती है उससे पहले हमको एक जगह पड़ती है, उसका नाम है भैरमगढ़। देखिए लाइन से 3 भी याद रखिए, भैरमगढ़, फिर बीजापुर, फिर भोपालपट्टनम। भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम। ठीक, भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम। और ये जो भोपालपट्टनम है, यहां से एक सड़क जाती है इस तरह से, और यहां पे फिर एक जगह हमको याद रखना है, ये है भद्रकाली। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। भद्रकाली, तो ये भद्रकाली जो भोपालपट्टनम से ये भद्रकाली वाला जो रोड है ना, ये सीधे जाता है हैदराबाद को, याद रखिएगा। और ये कौन सा रोड है? तो ये है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 163, याद रखिएगा। ये 63 है, ये 163 है। ठीक है, देखिए नेशनल हाईवे नंबर 63 आपने जैसे ही एंटर किया बीजापुर जिले में, तो आपको क्या पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा भैरमगढ़। भैरमगढ़ से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा बीजापुर, जो कि जिला मुख्यालय है। और उससे और थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको पड़ता है भोपालपट्टनम। और भोपालपट्टनम से फिर ये जो रोड है ये इस तरह से आगे निकल जाती है, और भोपालपट्टनम से फिर इधर एक रोड शुरू होती है जो हैदराबाद को जाती है। तो रास्ते में यहां पर हमको एक जगह याद रखनी है, भद्रकाली। ठीक, इतनी जगह क्लियर। यहां नीचे में एक जगह आप और याद रखेंगे, इधर ये है उसूर। ये एक जगह आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए ऐसा, इस तरह से, और फिर इस तरह से, ये 3 जगह आप फिर से याद रखेंगे। कौन कौन सी जगह है ये? तो ये है हमारा भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। वहीं नीचे है पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य। और यहां पर है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क, यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 जगह सेट कीजिए दिमाग में। ये सारी जगह रोड क्लियर हो गया। रोड में कौन कौन सी जगह याद रखनी वो क्लियर हो गया। नीचे में एक उसूर अलग से, ये क्लियर हो गया। अब 3 आप प्राकृतिक जगहों को लेकर चलिए, 3 जंगल झाड़ी वाली जगह। तो भैरमगढ़ के पास भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर के कॉर्नर में आ जाएगा आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, और इधर के कॉर्नर में आ जाएगा आपका पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। देखिए हमको ना यहाँ के मैप में बहुत सारी चीजों को जान के कुछ नहीं मिलने वाला। जो हमारी काम की जगह हैं हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक, चलिए तो अब इन जगहों के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे तहसील। इसको थोड़ा सा यहां से रब कर लेते हैं। हाँ? ये याद रखेगा NH 63। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बनाना है तो बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। हाँ, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तहसीलों की। तहसील, तो कितने तहसील हैं बीजापुर जिले में? 4 तहसील। कौन कौन से? भैरमगढ़,
एक ये बीजापुर भी अपने आप में तहसील है, और ये है भोपालपट्टनम, और नीचे एक उसूर। कौन कौन से? भैरमगढ़ प्लस बीजापुर, भोपालपट्टनम प्लस उसूर, ये चारों तहसील हैं। प्लस अगर हम बात करें विकास खंड यानी कि ब्लॉक, तो एज इट इज यही चारों जो हैं ये ब्लॉक भी हैं। देखिए हमेशा हमारे दिमाग में ना एक कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये ब्लॉक किस चिड़िया का नाम है और तहसील क्या होता है। जानते तो हम हैं, लेकिन ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता ही है हमेशा। तो देखिए विकास खंड जो है एक विकासात्मक अवधारणा है, वहीं तहसील जो है ये राजस्व से संबंधित अवधारणा है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देखते हैं मनरेगा, सुबह सुबह जाते हैं ना काम करने, कई बार अगर काम नहीं है तो भाई गड्ढा खोदो फिर उसी को पाट दो, ये वाला काम जो चलता है मनरेगा का। हालांकि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है ये, जिन लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं होता उनको सुबह मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक के उनके हाथ में 150-200 रुपए आ जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, बहुत अच्छी योजना है नो डाउट। तो मनरेगा की बात करते हैं, तो मनरेगा एक योजना है और लोगों के वेलफेयर के लिए ये योजना है। तो ये योजना को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी होगी, देखिए क्या है, जो जिला प्रशासन है वो अकेले तो सब जगह को रेगुलेट नहीं कर पाती, तो एक डिसेंट्रलाइजेशन के तहत या फिर विकेंद्रीकरण के तहत उसको रेगुलेट कहां किया जाता है, विकास खंड से। तो कोई विकास के कार्य हैं या विकास की योजनाएं हैं, इन सारी चीजों को रेगुलेट किया जाता है विकास खंड के द्वारा। वहीं अगर राजस्व कलेक्शन की बात करें, अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें हम, तो वो होता है तहसील के माध्यम से। तो इस तरह से, और देखिए हम मोस्टली ऐसा होता है कि तहसील है वो विकास खंड भी होता है, लेकिन सारे तहसील विकास खंड नहीं होते, है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकास खंड और तहसील, यहां तो चारों जो तहसील है वही विकास खंड है। कौन कौन सा? भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, बीजापुर और उसूर, ये चार। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलो और क्या देखना है इस मैप में अब हमको? विधानसभा क्षेत्र, है ना। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो विधानसभा क्षेत्र है आपका बीजापुर, और याद रखिएगा ये बीजापुर भी एसटी सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, ये जो सीट है वो बीजापुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो। ठीक, अब इतनी बातें क्लियर हुई अपने को। देखिए अब बात करते हैं, एक एक जगह को लेते हैं हम और बात करेंगे कि क्या वहां पर हमारे जानने योग्य बातें हैं। तो बात करते हैं भैरमगढ़ की। तो ये जो भैरमगढ़ है ये एक, सबसे पहले तो एक तहसील है, और काकतीय वंश के राजा थे भैरम देव, उनके द्वारा इसको बसाया गया था और उन्हीं के नाम पर भैरमगढ़ यहां का नाम रखा गया है। ठीक, एक तहसील है, काकतीय वंश के राजा भैरम देव के नाम पर यहां का नाम रखा गया है। ठीक, क्लियर। अब बीजापुर, तो बीजापुर इतना याद रखिए बस कि ये जो बीजापुर है ना, ये जिला मुख्यालय है और एक तहसील है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। अब सीधे आते हैं हम भोपालपट्टनम, ये भोपालपट्टनम, ठीक है। तो भोपालपट्टनम जो है ना, इसका प्राचीन नाम था पुष्करी, याद रखिएगा, पुष्करी भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम था, और ये नल वंश की राजधानी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले मतलब 1000 एडी के आते तक के नल वंश का शासन था, फिर 1000 से 1320 के बीच में छिंदक नाग वंश का शासन था बस्तर, पूरे बस्तर वाले अंचल में, और वहीं फिर 1324 के बाद से काकती वंश का शासन आता है। तो ये जो भोपालपट्टनम है इसका प्राचीन नाम था पुष्करी, और ये नल वंश की राजधानी थी। ठीक है, और ये जो भोपालपट्टनम का नाम है ये राजा भोपाल देव के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा, राजा भोपाल देव के नाम पर रखा गया है। यहीं 1795 में भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो भोपालपट्टनम है इसका प्राचीन नाम पुष्करी, नलवंश की राजधानी थी, राजा भोपाल देव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसके साथ साथ सन 1795 में यहां पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह क्यों हुआ था? याद रखिए, जब हम मतलब याद कीजिए आप, हमने छत्तीसगढ़ का जब गठन पढ़ा था तो उस समय पढ़ा था कि 1795 में कैप्टन ब्लंट ने यात्रा की थी, बस्तर तक की यात्रा की थी। तो ये जब कैप्टन ब्लंट आ रहे थे ना, तो यहाँ के जो आदिवासी थे इनको लगा कि भाई हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो संस्कृति है, इस पर कहीं ना कहीं इन मराठों और इन अंग्रेजों का जो पश्चिमी जो प्रभाव है वो हमारी संस्कृति पर हावी ना हो पाए। इसलिए कैप्टन ब्लंट की जो यात्रा यहां तक आने की थी उसके विरोध में, याद रखिए, उसके विरोध में यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था, और इसी को हम भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795 के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हुआ भोपालपट्टनम।
अब बात करते हैं भद्रकाली की। ठीक है, तो भद्रकाली सबसे पहले तो इंद्रावती और गोदावरी दो नदियों के संगम पर स्थित है। नदियों के बारे में आइए, अब बात आ गई तो देख ही लेते हैं, है ना। देखिए, कुछ इस तरह से जो हमारी इंद्रावती रिवर है वो आती है। यहां पर लिख लेते हैं इंद्रावती रिवर। ठीक है, ये है आपका इंद्रावती रिवर। ठीक, और यही ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। रामपुर तहसील है वहां पर, वहां से ये निकलती है इंद्रावती नदी। उसके बाद बस्तर आएगी, बस्तर को क्रॉस करके दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से फिर ये बीजापुर में आती है। ठीक है, और बीजापुर में जब आती है ना तो यहां से एक नदी आती है। देखिए आप, कुछ इस तरह से आप देखिए यहां पे, ये नदी आई और उसके बाद फिर ये उसी के साथ होगी इस तरह से। रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, मैं इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ ना। इस तरह से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो इंद्रावती नदी है ये यहां तक आई, उसके बाद इधर से आ रही गोदावरी नदी, और ये फिर इधर निकल जाती है नीचे। चलिए थोड़ा सा समझिएगा ना, यहाँ पे जो फिगर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया है। चलिए, तो ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकल के पहले बस्तर, फिर दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर में आती है, और बीजापुर में आती है। और ये देखिए इंद्रावती नदी के दोनों साइड इसी के नदी घाटी में बसा हुआ है, ये जो मतलब बना हुआ है हमारा जो नेशनल पार्क है, इसलिए इसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये इंद्रावती नदी आती है, यही भद्रकाली के पास में ना गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, इससे आकर यहां पर मिलती है। और फिर यही गोदावरी नदी जो कि दक्षिण की सबसे लंबी नदी कही जाती है, गोदावरी सबसे प्रमुख नदी है दक्षिण की, उससे ये इंद्रावती हमारी मिलती है। अर्थात इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आके मिली और यहां पर ये आगे निकल गए। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। याद रखिएगा, ये जो गोदावरी नदी है ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1465 किलोमीटर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। वहीं जैसा कि ये भद्रकाली यहां पर नाम से ही स्पष्ट है, तो यहां पर काली माता का मंदिर है, भद्रकाली माता का। ठीक है, और यहां पर देखिए, अब इधर तेलंगाना है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर महाराष्ट्र है। तो ये भद्रकाली में जब मेला भरता है ना, तो यहाँ के मेले में तीनों प्रदेश के लोग शामिल होते हैं। अर्थात तेलंगाना के भी लोग शामिल होते हैं, महाराष्ट्र के भी लोग शामिल होते हैं, और छत्तीसगढ़ के भी लोग शामिल होते हैं। अर्थात तीनों प्रदेशों के लोगों के द्वारा मिलकर मनाया जाने वाला जो मेला है वो कहां लगता है, तो भद्रकाली में लगता है। ठीक, क्लियर। देखिए, अब ये उसूर है, तो उसूर एक तहसील है। इसके अलावा इसी रीजन में एक उल्लूर कुचनूर की पहाड़ियां हैं, धंगोल माइंस है, उल्लूर कुचनूर की पहाड़ियां, धनगोल माइंस, ये सब जो जगह हैं ये कोरंडम के लिए फेमस है। याद रखिएगा, बीजापुर जिले में उल्लूर कुचनूर की पहाड़ियां, धनगोल माइंस, ये सब जो हैं ये कोरंडम के लिए फेमस है। ठीक है, ये कोरंडम यहां पर पाए जाते हैं ये। अब देखिए, अब बात करते हैं इन तीनों जगहों की। तो भैरमगढ़, भैरमगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका गठन हुआ था 1983 में, और पामेड़ का भी गठन हुआ था 1983 में, जबकि इंद्रावती नेशनल पार्क का गठन हुआ था 1978 में। ठीक, तीनों की ईयर याद कीजिए, 1983, 1983, 1978। ये इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क। ठीक, इसके साथ साथ इसका जो क्षेत्रफल है ये है 1258 स्क्वायर किलोमीटर। 1258 स्क्वायर किलोमीटर में जो हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क है ये फैला हुआ है। वहीं अगर भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 139
स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये फैला हुआ है। और वहीं पामेड़ की बात करें तो पामेड़ जो है ये 265 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 265 याद करिए, याद कीजिए, 265, 139, 1258, 1258, 139, 265। इस तरह से ये जो हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क है ये 1258 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1978 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था और ये छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है। वहीं भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन 1983 में किया गया था और 139 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। यह भैरमगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। वहीं उसूर तहसील के अंतर्गत आता है पामेड़ अभ्यारण्य या पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका गठन भी 1983 को किया गया था और इसका जो एरिया है वो है 265 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इतनी बातें क्लियर। तो ये था हमारा बीजापुर जिला। बहुत ज्यादा कुछ जानने का नहीं है यहाँ पर, जितना थोड़ा बहुत जानना था हमको वो हमने जान लिया। अब इसके बाद जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो और इसमें ऐड करते जाएंगे चीजें। अभी फिलहाल आप इतना ही पढ़िए और आपको बुक में अगर मिलता भी है तो इससे ज्यादा भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। एक साथ सब कुछ पढ़ लूं ये एटीट्यूड अगर आपके में रहेगा ना तो आप फिर कंफ्यूज बहुत होंगे। फिर चीजों को एकदम स्ट्रांगली आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी, पता है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे ऐसे में। तो एक बेसिक एक खाका बनाइए पहले अपने दिमाग में, फिर उसके बाद सेट करते चलिए चीजों को, है ना। तो इतना था बीजापुर जिले के बारे में। अगर इतने में कुछ कंफ्यूजन होगा तो भैया पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स दिया है यूट्यूब ने आपको, वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा तो कीजिए यार, चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा फैलाइए, है ना। चलिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।